अब जो पेपर है दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक लिख दिया है। सब्जेक्ट लिखा हुआ दिल्ली थ्रू द एजेस, लिखा है मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। ये बुक जिसका पेपर कोड जो होगा 123151110, ये पेपर कोड से है ना कंफर्म हो जाता है सब्जेक्ट कौन सा है। यानी कि यहाँ पे मैंने कोई भी नाम अगर गलत लिख दिया है ना, पेपर कोड जो है वो बता देगा क्या है। पेपर कैसा आएगा? पेपर आएगा 8 प्रश्नों का। 8 प्रश्नों का क्या आएगा कि अगर उसमें अगर 12-13 प्रश्न भी दे दिए अथवा करके आते हैं, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि जी ऊपर लिखा होगा हेडिंग की आपके है ना ये कुल मिला के 10 प्रश्न है, 10 में से 8 करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर प्रश्न करना है और 8 प्रश्न आपको 3 घंटे में डील भी करने हैं और एक प्रश्न का उत्तर आपने 150 से 200 शब्दों के बीच में देना ही है। इसलिए आपके लिए एक एक मिनट बड़ा कीमती होगा। एस्टिमेट लगाने के बाद बता रहा हूं कि हर एक प्रश्न का जवाब देने के लिए आपके पास 20 मिनट है। शुरुआत में आपको जैसे ही है ना आंसर शीट मिलेगी, पेपर मिलेगा, आप है ना उसमें नाम वाम डालेंगे तो आप उसमें अपना जो टाइम स्पेंड करेंगे वो बहुत ज्यादा स्पेंड करें तो 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। 10 से 15 मिनट के बाद फिर लिखना चालू कर दें आप, क्योंकि हर एक प्रश्न के लिए आपके पास सिर्फ 20 ही मिनट। अगर इस 20 मिनट को टारगेट करते हुए हर एक प्रश्न का जवाब दोगे तो आपके 8 प्रश्न हो जाएंगे, 8 प्रश्न आएंगे। अब कोई प्रश्न आया, सपोजिटेड ये पहला प्रश्न आया, इसी के नीचे इधर लिख देंगे अथवा और दूसरा प्रश्न दे देंगे, इन दोनों में से एक करना है तो कहलाएगा तो वो एक ही प्रश्न। तो इस प्रकार से आपके 8 प्रश्न हैं, ठीक है। अब इधर लिख दिया और नीचे अथवा करके दूसरा भी प्रश्न लिख दिया, पर नंबर तो एक ही होगा ना उसका, मैं ये सिर्फ इतना बता रहा हूं। अब वो जो 8 प्रश्न होंगे वो कौन से होंगे, मैंने अपना पेपर बना दिया। इस पेपर में आप कहोगे भैया ये तो 6 हैं और बाकी के मैंने आपके 5 प्रश्न दिए और छठे में मैंने ये दे दिए हैं आपके एल तक निबंध, यानी कि शॉर्ट्स, आपको छोटी छोटी से है ना संक्षिप्त में विवरण देना है। कहीं पर सपोजिटेड संक्षिप्त निबंध में उन्होंने 4 तक दे दिए, ये हटा देते हैं, सिर्फ 4 पॉइंट दे दिए, तो इनमें से आपसे ऊपर लिख दिया जाएगा इनमें से कोई 2 करने या 1 करना। अगर 2 करने हैं तो 100 शब्दों से कम का 1 नहीं होना चाहिए। अगर इसी में से 1 करना है तो 150 शब्दों का करना है। वहीं पे कहीं पे ऐसा रूल नहीं होगा कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो आपने मिनिमम या मैक्सिमम इतने शब्दों में दे, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा। मैं बता रहा हूं आपको नंबर अच्छे लाने, पेपर को अच्छी तरीके से ना रिप्रेजेंट करना है तो आप अपने शब्दों पे भी विशेष ध्यान दें। भाषा लिपि अच्छी होनी चाहिए, लिखने का तरीका होना चाहिए। आप कॉलेज में पहुंच चुके हैं, छोटे अब ये 10वीं 11वीं 12वीं के तो है नहीं, अब आपको सुव्यवस्थित ढंग से है ना एग्जाम क्लियर करना है। अब बात आता है कि यहाँ बात ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रश्न इंपोर्टेंट है वो कौन से होंगे। देखिए पहली बात, प्रारंभिक आधुनिक अध्ययन। देखिए प्रारंभ से लेके आधुनिक आज अब तक दिल्ली के अध्ययन की बात की गई, अतीत को समझने में मदद करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि पहले चैप्टर से लिया गया है। मैंने एक दूसरा भी है ना एक वाक्य लिख दिया है, जैसे दिल्ली के अतीत का अध्ययन पहला चैप्टर है, इससे संबंधित मैंने वीडियो सबसे पहले डाल दी है, बहुत पहले डाल दी थी, वीडियो बना दी थी तो डाल दी मैंने, और पेपर अभी है तो अब मैं कुछ और भी 1-2 वीडियो बनाऊंगा वो डाल दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से। दिल्ली के अतीत का अध्ययन या दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ, दिल्ली के इतिहास पर अपने विचार को दिए गए पुरातात्विक खोजों के अंतर्गत प्रदर्शित कीजिए, विचार कीजिए या मूल्यांकन कीजिए, लाइक डेट ऐसा करके कुछ आएगा। दूसरा है दिल्ली, इसी को ढिल्ली भी कहा गया है। ढिल्ली शब्द कहां से आया मैंने वीडियो बना रखी है, उनमें सब में पता चलेगा कि राजनीतिक इतिहास में लाल कोट परिसर पर प्रकाश डालिए। ये लाल कोट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के निर्माण में ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों के निर्माण में लाल कोट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लाल किला भी कह सकते हैं, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। वीडियो देखिए उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। तो दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में लाल कोट परिसर पर प्रकाश डालिए। तीसरा है लाल कोट और किला राय पिथौरा, ये एक ही है। किताब पढ़ोगे तब समझ में आएगा हाँ जी ये चीज और ये चीज सेम है, मैंने लिख दिया। में बंदोबस्त और किलेबंदी के प्रतिरूप की जांच कीजिए, मतलब किस प्रकार से किलेबंदी की गई थी, कैसा है ना नगरीय ढांचा था, या किस प्रकार की पुरातात्विक खोजों से क्या प्रमाण मिलते हैं। उस समय 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में शासकों द्वारा किन किन विशेष नगरीय ढांचे में बदलाव लाए गए,
इससे संबंधित वीडियो भी डाल रखी है, सब मिलेगा। इसके बाद है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दिल्ली के नगर परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव। और बदलाव तो है ना, आप जानते हैं ना, ये मैंने 10वीं शताब्दी से चालू किया है बच्चों, और 18वीं शताब्दी, ये चीज याद कर लो। 10वीं से लेके 18वीं शताब्दी के बीच में दिल्ली में जो भी इतिहास में है ना घटनाएं घटित हुई हैं, दिल्ली में विभिन्न प्रकार के शासकों द्वारा क्या क्या बदलाव लाए गए, उनसे संबंधित ये बुक पढ़ी हुई है। और 10वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में है ना, हर एक शताब्दी में किस प्रकार से क्या भूमिका शासकों द्वारा की गई, किस प्रकार से सल्तनत काल आता है, किस प्रकार से तोमर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो उन चीजों की मैंने जानकारियां दे रखी हैं। अब बात आती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सबसे बता दूं, 18वीं शताब्दी में दिल्ली में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यांकन, और साथ में इसमें है ना ये भी ना देखे, ये भी बोल सकते हैं मुगल पतन, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए 18वीं शताब्दी में आए बदलावों पर प्रकाश डालिए। यानी 18वीं शताब्दी के बाद मुगल साम्राज्य या शासन में जो है वो पतन की प्रविष्टि दर्ज हो चुकी थी, पतन की ओर मुगल साम्राज्य जाने लगा था। ठीक है ना, तो ये 18वीं शताब्दी, लास्ट वाला चौथी का ये आपकी बुक की इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट, आएगा तो आएगा। ठीक है, अब इसके बाद संक्षिप्त निबंध, इनमें मैंने वीडियो डाल रखी, इन्हीं में से छोटे छोटे से पॉइंट निकाल के वो संक्षिप्त निबंध पूछ देते हैं। तो उनमें दिल्ली के शहरों का विकास, ये एक बड़ा प्रश्न भी बनाया जा सकता है और एक छोटा भी। शहरों का विकास आएगा, आपने ना 7 हेडिंग लिखनी है इसमें, जो सब पहली वीडियो उसमें मैंने डाल रखा है, जो इससे संबंधित है, दिल्ली के अतीत को समझने में मदद करता है। तो मैंने इनमें ना शहरों के विकास पर है ना वीडियो बना रखी है। अब उन्हें 7 पॉइंट को बहुत छोटा छोटा करके है ना समझा देना है। यानी कि अबाउटली अगर ये एक ही निबंध लिखना है तो 150 शब्दों में लिखना है, तो आप समझ जाना। वैसे मैंने इसको दिया है किसमें, निबंध में, एक छोटा सा निबंध, दहली कोहना की मस्जिद जामा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अनंतपुर किला इधर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ग्यासपुर किलोखरी है, इंद्रप्रस्थ है, तिलपट या पानीपत, इन दोनों में से एक आएगा, इसलिए मैंने इन दोनों को एक ही डाला। आप कहोगे भैया ऐसे तो आपने है ना एफ पॉइंट में तो एक और पॉइंट ऐड कर दिया है। देखो, आप मेरी जो बनी हुई वीडियो है ना, वो किसी क्वेश्चन को है ना पार्टिकुलरली नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, वो सिर्फ है ना क्या कर रहे हैं, उस इतिहास को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको मैंने 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में जो घटनाएं हुई उन सबको समझाते हुए, पॉइंटेड समझाते हुए, इतना लंबा चौड़ा नहीं, एक बोर्ड पे मैंने पॉइंट टेबल लिख रखा है और पूरी गाथा बता रखी है। ध्यान से पढ़ लोगे, दिमाग में बैठ जाएगा। पेपर पीरियड में ज्यादातर बच्चों का क्या होता है, कुछ जगहें, कुछ नाम, कुछ समय, अवधियां भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, आपको एक तरीके से ना, वो कहते हैं ना कि एक सिचुएशन तो मालूम है ना कब क्या हुआ, बस नाम भूल, कोई बात नहीं, आप है ना कैसे भी करके इतने मैच्योर होगे कि आगे बढ़ोगे और लिखोगे। जानकारी पूरी होनी चाहिए, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, पेज डेट भूल जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सबका दिमाग एकदम कंप्यूटर होता है, इंसान है, कभी कोई चीज है ना हल्की हो जाती है, धुंधली हो जाती है, नहीं याद आती सडनली, कोई बात नहीं, समय इन्वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ना जल्दी से। कोई नहीं, वो लाइन नहीं लिखते, हम कुछ और लिखते हैं, जो जितनी जानकारी उतनी लिखते। वो 150 शब्दों मांग रहे, मैं ये कहता हूँ कि 150 शब्दों में कभी किसी भी प्रश्न को है ना आप परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। किसी भी प्रश्न को अगर विस्तारित एक एक चीज को भी अगर रिप्रेजेंट करना है तो बुक बन जाएगी। तो इसलिए इस चीज को मत लिया करो, बस प्रश्न का उत्तर देना बहुत अच्छी तरीके से देने की कोशिश करो। मैं तो मोटिवेशन ही दूंगा, डिमोटिवेट तो करने नहीं चाहता आप लोगों को। बच्चे अक्सर है ना डिमोटिवेट हो जाते हो, क्या पूछा जाएगा, बुक में क्या लिखा है, मैं तो परेशान हो गया, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। अरे सब समझ में आ रहा, मैं बैठा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, जो बुक आपकी दे रही मैं वही समझाऊंगा, उसके बाद कहीं से नहीं समझा रहा। गूगल बाबा अपने से दूर है भैया, अपने से नहीं देखा जाता। यहाँ पर है सीरी, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, दिल्ली में बाजार, चांदनी चौक, हुमायूं का मकबरा। तीसरी इकाई में से मैंने ना कुछ नहीं लिया, तीसरी इकाई में से एक चीज लिया, हुमायूं का मकबरा, शाहजहानाबाद लिखा हुआ है। शाहजहानाबाद मुझे इंपोर्टेंट नहीं लगता, इससे पहले एग्जाम में शाहजहानाबाद को लेकर 2 या 3 प्रश्न आ भी गए, बस शाहजहानाबाद नहीं डालना। हुमायूं का मकबरा अगर आ भी जाता है ना तो मैं कह दूंगा कि आपका तो इतना गुड लक होगा कि आएगा भी तो अथवा में आएगा, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस है। अब हो सकता है एक्सपीरियंस हो, एकदम बोल नहीं सकता कि भाई मैं ही पेपर बना रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ हुमायूं का मकबरा ही इंपॉर्टेंट है।
और ये जो पॉइंट है इनमें से आधे तो पॉइंट 50 से 70% पॉइंट तो इन्हीं में ही कवर है। बाकी रिमेनिंग जो पॉइंट है उनकी मैं अभी रिसेंटली वीडियो बना देता हूँ और अपलोड कर देता हूँ, और आप मेरी वीडियो देखें। किताब पढ़ी जाती है, नई वीडियो देखनी है किताब पढ़ सकते हैं, आप भी है ना शायद मेरे से ज्यादा परिपक्व है तो स्टडी कीजिए, कोई बात नहीं। आपने सक्सेस होना है, आप डीपली पढ़िए, उससे संबंधित अन्य बुकें लेके आइए, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से लाइए पढ़िए। डिफरेंट टाइप बुकें हैं, कई राइटरों ने लिखी है। और मैं ये नहीं कहता किसी, मैं तो सीधी सी बात है, ये एग्जाम था आपका, आपकी बुक आपके है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जो आपको उपलब्ध कराई गई है उसके अंतर्गत मैंने ये सेट तैयार कर दिया। अब इसमें जो भी कुछ है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको अच्छा लगे देख लेना। इससे पहले ही मैंने है ना कुछ वीडियो बनाई है, पेपर के जो टिप्स हैं वो डाले हैं, और अभी तक तो मैं 101% है ना श्योर गया हूँ पेपरों में।